लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले स्टार्टअप्स खुद को साइंटिफिक रिसर्च की तरह एक्सपेरिमेंट करते हुए डेवलप करते हैं और ये स्टार्टअप ऐसे एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड रहते हैं। जैसे जब अमेज़न 1995 में शुरू हुई तो जेफ बेजोस ने पहले बुक सेल करना शुरू किया क्योंकि वो जानते थे कि इनकी ऑनलाइन बहुत अच्छी डिमांड होगी। फेसबुक और पेपाल जैसे वायरल प्रोडक्ट्स ने इसे अच्छी तरह से यूज किया है। जब कोई कस्टमर पेपाल का यूज करके किसी दोस्त को पैसे भेजता है तो दूसरा दोस्त खुद से पेपाल पर अकाउंट बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। $1 बिलियन स्टार्टअप बनाने के लिए छोटे से शुरुआत करें और एक एक करके आगे बढ़ते रहें। ज़ेपोस अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शू स्टोर है जिसकी एनुअल सेल्स $1 बिलियन से ज्यादा है। आज इसे शू इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे सफल और कस्टमर फ्रेंडली ई कॉमर्स बिजनेस में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी। इसके फाउंडर निक सिमन उस टाइम उस चीज को लेकर काफी क्यूरियस रहते थे कि अच्छे शूज वाली ऐसी कोई ऑनलाइन साइट नहीं थी जहां सभी अच्छे ब्रांड के शूज ठीक प्राइस पर मिल सके। उन्होंने इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। अपने एक्सपेरिमेंट में वो पहले ये समझना चाह रहे थे कि क्या कस्टमर ऑनलाइन शू खरीदने के लिए सच में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। इसे जानने के लिए उन्होंने अपने लोकल में शू की शॉप से ये पूछना शुरू किया कि वो उनके शूज की फोटो ले सकते हैं। फोटोज लेने के बदले में वो फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट कर देते और अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन शू खरीदता तो वो शू की शॉप पर आकर उसकी पूरी कीमत देकर शू खरीदते और उसे कस्टमर को सप्लाई करते थे। इस तरह जेपोस की शुरुआत एक छोटे और सिंपल से प्रोडक्ट से हुई। लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से कंपनी को कई दूसरी चीजें भी समझ आने लगी। जैसे शूज बेचने के लिए ज़ेपोस को कस्टमर के साथ बातचीत करना जरूरी है। एक ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे बनाने की जरूरत होगी। जो शूज रिटर्न आएंगे उन्हें मैनेज करने की जरूरत होगी और कस्टमर की क्वेरी को हैंडल करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। ये बातें उस टाइम 1999 की मार्केट रिसर्च में लोगों को नहीं पता थी। इसलिए अगर ज़ेपोस ने मार्केट में पहले से अवेलेबल रिसर्च के डेटा के बेस पर आंख बंद करके भरोसा किया होता तो भले ही वो शायद समझ जाते कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इतनी डीप नॉलेज नहीं ले पाते जो कि रियल में काम करने से मिली। इससे कंपनी ने और भी बहुत कुछ सीखा। जैसे इससे उन्हें कस्टमर की डिमांड के बारे में ज्यादा एग्जैक्ट डाटा मिला कि सच में कितने लोग ऑनलाइन शूज खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पाया कि कस्टमर्स को ऑफलाइन मार्केट के बराबर या उससे थोड़े कम प्राइस में प्रोडक्ट देने और कभी कभी ऑफर देने से लोग ज्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इन सभी चीजों को और भी डिटेल में समझने के लिए आज हम एरिक रीस की बुक लीन स्टार्टअप के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा क्यों ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के पास कौन सी हैबिट्स होती हैं। एरिक खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं और इस बुक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड उन्होंने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी बनाई है जो देखते ही देखते दुनिया के कामयाब स्टार्टअप की फाउंडेशन गाइड की तरह बन गई। अभी एरिक अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और कई सक्सेसफुल स्टार्टअप में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि फेल स्टार्टअप में अगर लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को अपनाया गया होता तो ज्यादातर स्टार्टअप को फेल होने से रोका जा सकता था। लीन स्टार्टअप ये सीखने के बारे में है कि आपके कस्टमर सच में कौन है और वो क्या चाहते हैं। शायद अब तक ज्यादातर लोगों की तरह आपका भी यही मानना होगा कि हर स्टार्टअप टाइम के साथ सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। इस ग्राफ पर नजर डालें। ज्यादातर नए स्टार्टअप फाउंडर्स का मानना होता है कि ग्रोथ ग्राफ की लेफ्ट साइड बनाई हुई लाइन को फॉलो करेगी। जब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। हो सकता है वो एक प्रोडक्ट में सक्सेसफुल हो लेकिन दूसरे में फेल हो जाए, तीसरे में थोड़ी ग्रोथ मिले, फिर चौथे में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाए, लेकिन 5वां फिर से डाउन हो जाए। ये सब तो चलता ही रहता है। इसलिए अगर आप एक स्टार्टअप करने वाले हैं तो फेलियर की आदत डालनी होगी और हर बार फिर से जीरो से शुरू करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी फेल होता है वो सबसे तेजी से सीखता है। लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल के लिए इन 4 जरूरी बातों को याद रखें। पहला ये कि एंटरप्रेन्योर हर जगह है। दूसरी बात ये कि एंटरप्रेन्योर का मतलब है मैनेजमेंट, कि अलग अलग स्किल वाले लोगों को मैनेज करके मार्केट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बदले में प्रॉफिट कमाया जाए। तीसरी बात वैलिड लर्निंग है, यानी कि आपके स्टार्टअप का काम लगातार ये सीखते रहना है कि आपके कस्टमर सच में क्या चाहते हैं। इस तरह से आप एक मजबूत बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। स्टार्टअप एक ऐसे ग्रुप की तरह है जिसे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसलिए एक फाउंडर होने के नाते आपको इन्वेंशन, मेजरमेंट और लर्निंग के साइकिल में चलना बहुत जरूरी है। लीन स्टार्टअप बुक स्टार्टअप चलाने और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया भर में स्टार्टअप्स और सक्सेसफुल कंपनीज में अपनाया जाता है।
चाहे आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी, आप कंपनी में जूनियर पोजीशन पर हैं या फिर सीनियर पोजीशन पर, ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं या डेवलपर हैं और आप अपनी फील्ड के टॉप लीडर में से एक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑथर ने लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को 3 पार्ट्स में बताया है। पहले में विजन के बारे में। ये पार्ट आपको अपने स्टार्टअप की फाउंडेशन बनाने में गाइड करेगा। ये बताता है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और स्टार्टअप के लिए विनिंग माइंडसेट से ज्यादा लर्निंग माइंडसेट कैसे जरूरी है। दूसरे पार्ट में स्टीयर यानी कि स्टार्टअप की बॉडी को मजबूत करने के बारे में सिखाते हैं। और तीसरे पार्ट में आप कंपनी को ग्रो करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर हम सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, विजन। लीन स्टार्टअप को फॉलो करने के लिए आपको 3 चीजों को डिफाइन करने की जरूरत होती है और वो है विजन। विजन तक पहुंचने के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज और प्रोडक्ट। ध्यान रखें कि स्ट्रैटेजी ऐसे टाइम में लगातार बदलती रहेंगी जब एक सेंटर विजन की जरूरत होगी या आपको एक ही आइडिया पर स्टिक रहने की जरूरत होगी। इसलिए अपने विजन और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले विजन बनाएं कि आप लोगों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाएं कि इसे कैसे करेंगे और आखिर में प्रोडक्ट बनाएं जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें प्रोडक्ट आपकी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि इसे बनाने के लिए टीम और चीजों को इस तरह से प्लान करे ताकि जब भी प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करने की जरूरत लगे तो तुरंत स्ट्रैटेजी में वो बदलाव करके इसे बदल सकें। अगर एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की कंडीशन में एक कंपनी बनाना है तो इसका सबसे जरूरी काम सीखना है। ये समझना कि हमारे प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज के कौन से पहलू अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और कौन से फेल हो रहे हैं। ये एक बिजनेस के लिए सबसे जरूरी लर्निंग में से एक है। ये सीखने का प्रोसेस हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों में इंप्रूवमेंट करते हुए कस्टमर ओरिएंटेड बनने की परमिशन देता है। लर्निंग के बिना आप कभी भी अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितना ज्यादा आपकी कंपनी सीखने पर ध्यान देगी, स्टार्टअप का फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा और नई नई पॉसिबिलिटीज का फायदा उठाने के रास्ते खुलेंगे। आप कभी कभी नुकसान उठाकर सीखेंगे तो कभी कभी बिना नुकसान किए, लेकिन हर बार आप पाएंगे कि आपके कुछ एफर्ट्स पूरी तरह से बेकार हैं और कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे आप ये भी पता लगा लेंगे कि कौन से एफर्ट्स काम कर रहे हैं और वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले स्टार्टअप्स खुद को साइंटिफिक रिसर्च की तरह एक्सपेरिमेंट करते हुए डेवलप करते हैं और ये स्टार्टअप ऐसे एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड रहते हैं। जैसे जब अमेज़न 1995 में शुरू हुई तो जेफ बेजोस ने पहले बुक सेल करना शुरू किया क्योंकि वो जानते थे कि इनकी ऑनलाइन बहुत अच्छी डिमांड होगी। उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक एक करके अमेज़न पर लिस्ट करना शुरू कर दिया और जिनकी डिमांड ज्यादा थी उन पर ज्यादा ध्यान दिया। और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण आज अमेज़न पर लगभग हर प्रोडक्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो मिल जाता है। इस तरह के स्टार्टअप ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजीज के बारे में सही मायने में जानने के लिए एक स्टार्टअप की शुरुआत एक विजन से होनी चाहिए और एक एक करके एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये एक सिंपल माइंडसेट को बताता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आगे कंपनी में क्या होने वाला है। फिर एक्सपेरिमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में उतारते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि कस्टमर को सच में क्या चाहिए। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, स्टीयर। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, एक स्टार्टअप जो प्रोडक्ट बनाता है उसके प्रैक्टिकल यूज और कस्टमर से उसके फीडबैक लेने से एक मजबूत और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल को बनाने का आइडिया मिलता है। ऐसा आप प्रैक्टिकली कुछ करके ही सीख सकते हैं। आप इससे जो सीखेंगे आपके स्टार्टअप के लिए ये इन्फॉर्मेशन न्यूज या पहले से मौजूद रिसर्च डाटा पर डिसीजन लेने से ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इससे आपने जिन प्रॉब्लम को फेस किया है उन चीजों को ठीक करने के नए तरीके भी ऑब्जर्व करेंगे और आपके आइडियाज को एक नया शेप मिलेगा। ये बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप का बेस है। इस पार्ट में हम इसे डिटेल में जानेंगे। अपने विजन को क्लियर करने के बाद सबसे पहले अपनी वैल्यू को एस्टेब्लिश करें। एरिक इसे इंजन से समझाते हैं। हर बार जब आप किसी प्रोडक्ट या तरीके में इंप्रूवमेंट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्टार्टअप इंजन को रीडिजाइन कर रहे होते हैं और उसे चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक बार जब आप उस मोमेंट पर पहुंच जाते हैं जब इंजन चलने के लिए तैयार हो जाता है और चलना शुरू कर देता है तो आप गियर यानी कि उन स्ट्रेटजीज पर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वैल्यू एस्टेब्लिश करना इस कॉन्सेप्ट का पहला स्टेप है। इस टाइम आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस सच में लोगों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं। एक बार जब आप ये वैल्यू एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो अगला स्टेप इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और हर टाइम अपनी ग्रोथ के पीछे का रीजन यानी कि आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और अच्छा मैनेजमेंट है, इसे याद रखें। ऑथर बताते हैं कि एक बार जब आप अपनी वैल्यू
और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम बना लेते हैं, तो अगला स्टेप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी कि MVP बनाना होता है, जो आपके प्रोडक्ट का एक ऐसा फिजिकल वर्जन होता है जो आपको बिल्ड फेज में एंटर करने की परमिशन देता है। MVP का आइडिया ये है कि इसे लास्ट एफर्ट के साथ कम से कम टाइम में बनाया जाए। आसान शब्दों में समझे तो आइडिया ये है कि जितनी जल्दी हो सके आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ रिस्पांस मिलना चालू हो जाए, ताकि आप सीखना और अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना शुरू कर सके। इस तरह MVP कम से कम एफर्ट के साथ बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप के साइकिल को चलाने का सबसे तेज तरीका है, ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ सके कि क्या चीज काम की है, उसे बढ़ाएं और बेकार की चीजों को हटाते रहें। MVP का यूज कैसे किया जाता है, इसे समझाने के लिए ऑथर सक्सेसफुल कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ड्रॉपबॉक्स ने अपने प्रोजेक्ट्स, जो उन्हें लग रहा था कि लोगों की इसकी जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इस पर काम शुरू करने से पहले अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसमें उस वैल्यू को बताया जो वो लोगों को देना चाहते थे और जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, और लोगों से इसका फीडबैक देने को कहा कि वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं। इन रिसर्च को बेस बनाकर कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए उसके सफल होने के चांसेस बढ़ गए, जिससे इनके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ने लगी। इसी तरह फैमिली फूड ऑन द टेबल कंपनी सिर्फ एक कस्टमर और एक शेफ के साथ शुरू हुई। शुरू में छोटी शुरुआत करके उन्होंने लोगों की जरूरतों और प्रॉब्लम को समझा और इन्हें फुलफिल करते हुए स्केल करते गए। इसलिए MVP स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप ये अच्छी तरह समझ सके कि कस्टमर सच में क्या चाहते हैं। अपने स्टार्टअप को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के 2 तरीके हैं। इसकी प्रेजेंट कंडीशन को जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से समझना और एक्सपेरिमेंट करके सामने आने वाले किसी भी रिजल्ट को समझना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा। फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए लगातार सीखते रहें और जितनी बार जरूरी हो उतनी बार एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक इंटरव्यू में जब ऑथर से पूछा गया कि वो कैसे समझते हैं कि कोई स्टार्टअप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ऑथर ने कहा, अगर उसमें बेहतर बदलाव किए जा रहे हैं और कस्टमर्स के नंबर बढ़ रहे हैं और कस्टमर अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसका मतलब वही स्टार्टअप सही रास्ते पर है। चलिए अब थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ग्रो। स्टार्टअप ग्रोथ इंजन वो मैकेनिज्म है जिसका यूज स्टार्टअप सस्टेनेबल ग्रोथ पाने के लिए करते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक सिंपल सा रूल है, कुछ ऐसा करें जिससे कि नए कस्टमर पिछले कस्टमर के जरिए आए। 4 तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। माउथ पब्लिसिटी, ज्यादातर प्रोडक्ट्स की सेल्स में एक कस्टमर के दूसरे को बताने से बहुत तेजी आती है। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑथर ने अपना पहला टीवो DVR खरीदा तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो अपने दोस्तों और फैमिली को इसके बारे में बताने से खुद को रोक नहीं पाए, और बहुत ही जल्द उनकी पूरी फैमिली उसको यूज कर रही थी। और ऐसा हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में करते ही हैं। प्रोडक्ट यूज के जरिए जितना हो सके अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करवाएं, क्योंकि फैशन या दिखावे के लिए जब लोग लग्जरी सामान यूज करते हैं तो दूसरे देखकर खुद से उस बारे में जान जाते हैं। जब आप किसी को नए कपड़े पहने या एक नए मॉडल की कार चलाते हुए देखते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फेसबुक और पेपाल जैसे वायरल प्रोडक्ट्स ने इसे अच्छी तरह से यूज किया है। जब कोई कस्टमर पेपाल का यूज करके किसी दोस्त को पैसे भेजता है तो दूसरा दोस्त खुद से पेपाल पर अकाउंट बनाने के लिए मजबूर हो जाता है, और इस तरह कंपनी को एक नया कस्टमर मिल जाता है। एड के जरिए ज्यादातर बिजनेस नए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का यूज करने के लिए अट्रैक्ट करने के पर्पज से प्रमोशन का सहारा लेते हैं। अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि प्रमोशन की पेमेंट को रेवेन्यू के पैसों से किया जाना चाहिए, न कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल से। जब तक एक नया कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट, जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ये कस्टमर से मिले प्रॉफिट से ज्यादा है, तब तक आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए इस कॉस्ट को कम से कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करें। बार बार परचेज करने की जरूरत को क्रिएट करें। ऐसा आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को मंथली या एनुअली मेंबरशिप सेल करके कर सकते हैं। इससे कस्टमर बार बार सामान को खरीदेंगे और आपकी कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आइए अब हम VLS यानी कि विलेज लॉन्ड्री सर्विस की केस स्टडी के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले इंडिया के कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। क्योंकि ये महंगी होती थी, इसलिए सिर्फ 7% लोग ही इसे खरीदना अफोर्ड कर पाते थे। ज्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस में धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में लेकर जाते थे। पहले किसी पत्थर पर पटक पटक कर कपड़े साफ किए जाते थे, फिर उन्हें नदी के पानी में धोया जाता था। इतने कपड़ों को धोने से लेकर सुखाने और आयरन करने में धोबी को पूरे 10 दिन लगते थे। फिर जाकर वो कपड़े वापस देता था, और ऐसा नहीं था कि कपड़े फिर भी साफ थे। अक्षय मेहरा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल सिंगापुर में 8 साल तक ब्रांच मैनेजर रहे थे। इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में पेंटीन और टाइट ब्रांड के पीछे उनका ही माइंड है। अक्षय मेहरा लोगों को आसान
और सस्ती लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते थे। इंडिया वापस आने पर अक्षय मेहरा ने विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन किया। साथ मिलकर दोनों ने बेस्ट बिजनेस अप्रोच जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट एक पिकअप ट्रक में एक वॉशिंग मशीन लोड से किया गया। वो इस ट्रक को बैंगलोर के एक बिजी स्ट्रीट में पार्क कर देते थे। इस पिकअप ट्रक का आइडिया वीएलएस को सिर्फ 58,000 का पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना था कि क्या वाकई में लोग अपने कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें पैसे देंगे। वैसे कपड़े वहीं सबके सामने ट्रक में लगी मशीन से नहीं धोए जाते थे, वो तो सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए थी। असल में तो कपड़े कहीं और ले जाकर धुलवाए जाते और फिर धुले हुए कपड़े कस्टमर को 24 घंटे में लौटाए जाते थे। वीएलएस ने वो ट्रक एक हफ्ते तक शहर के अलग अलग जगहों पर पार्क किया ताकि उन्हें कस्टमर के बारे में और ज्यादा पता चल सके कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कपड़े धुलवाने के लिए एनकरेज करें। क्या लोगों को फास्टर क्लीनिंग टाइम चाहिए था, या फिर लोग सफाई को लेकर कॉन्शियस थे, या कस्टमर की कोई अलग जरूरत थी। वीएलएस को पता चला कि ज्यादातर कस्टमर को इस बात की फिक्र थी कि कहीं ट्रक उनके कपड़े लेकर ना भाग जाए। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए वीएलएस ने ट्रक के बदले कस्टमर फ्रेंडली मोबाइल कियोस्क यूज करना शुरू किया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो कियोस्क को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले गए। मोबाइल कियोस्क से ये भी पता चला कि लोग सिर्फ कपड़े ही धुलवाना नहीं चाहते बल्कि उन्हें प्रेस भी करवाना चाहते हैं। और उन्हें यह भी बात मालूम हुई कि कुछ कस्टमर 4 घंटे में धुले और प्रेस किए कपड़ों के बदले दुगना पैसा देने के लिए भी तैयार थे। वीएलएस का यह एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। बाद में वो एक फाइनल प्रोडक्ट लेकर आए जो 3x4 फीट का एक मोबाइल कियोस्क था, जिसमें एक प्रो स्टेट वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्रायर भी था। ये कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट और साफ पानी का इस्तेमाल करते। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई और बैंगलोर में विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के 14 मोबाइल कियोस्क चलने लगे। सीईओ अक्षय मेहरा ने प्राउडली कहा, पिछले साल हमने अपने सभी आउटलेट से टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को सर्विस दी है। ज़ेप्टो की स्टोरी की तरह ही हम देख सकते हैं कि कैसे लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल वीएलएस ने भी अप्लाई किया। अक्षय मेहरा भी अपने स्टार्टअप को लेकर पहले अनसर्टेन थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लोग उनकी लॉन्ड्री सर्विस का भरोसा करेंगे भी या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने स्टार्टिंग प्रोडक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर निकाला। पिकअप ट्रक उनका एमवीपी यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था, जिसमें कोई खास पैसा खर्च नहीं हुआ था, ना ही इसे डेवलप करने में ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ा। वो इस कम इन्वेस्टमेंट वाले रिस्क पे अपने कॉन्फिडेंस को काफी आसानी से टेस्ट कर सकते थे। तीसरी बात, वीएलएस कस्टमर के फीडबैक से बिल्ड, मेजर, लर्न और क्रिएट कर पाया। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में उन्हें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा था, और ये बहुत बड़ा रीजन रहा जिसे विलेज लॉन्ड्री सर्विस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन गया। क्या होता अगर वीएलएस मार्केट लॉन्च से ही पहले अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेते? क्या होता अगर वो सालों तक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही प्लान करते रहते? क्या होता अगर उन्होंने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मार्केट सर्वे करवाया होता? ये सब तो बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके हैं जो किसी भी बिजनेस से पहले अपनाए जाते हैं, मगर ये पुराने तरीके किसी स्टार्टअप के लिए कभी कभी काम नहीं करते। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत अनसर्टेन सिचुएशन शामिल होती है। इसलिए इस टाइम स्टार्टअप को ना तो ऐसे प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही स्ट्रेटेजी में इतना टाइम लगाना चाहिए जो सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। दरअसल जब तक आप अपने असली कस्टमर से डील नहीं करते तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते। किसी भी नए बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि छोटी शुरुआत की जाए। एक्सपेरिमेंट और बिल्ड, मेजर, लर्न मेथड की हेल्प से लास्ट में आपको एक परफेक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम ग्रुपऑन कंपनी की केस स्टडी के बारे में समझते हैं। क्या आपने ग्रुपऑन का नाम सुना है? ये पहली ऑनलाइन साइट थी जो कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर ही कई दूसरी साइट्स ने भी ग्रुपऑन को कॉपी करना शुरू कर दिया। मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुपऑन रातों रात चल पड़ी। ग्रुपऑन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों का एक ग्रुप जिन्होंने बाय वन टेक वन पिज्जा कूपन लिए थे। एंड्रयू मैसन जो उसके फाउंडर थे, पहले से सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मैसन और उनकी टीम ने एक एमवीपी तैयार किया। ग्रुपऑन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरू हुआ था जिसमें मैसन और उनकी टीम रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज में अवेलेबल है, अगर आप कोई अलग कलर या साइज लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ग्रुपऑन के पास तब तक ऑर्डर के लिए एक फॉर्म तक नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुपऑन काम की चीज लगा। उसके बाद मैसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुपऑन का पहला कूपन एक पीडीएफ फॉर्मेट में था। वो इन पीडीएफ कूपन को सीधे कस्टमर को मेल कर देते। अपने पहले साल में ग्रुपऑन कंपनी जैसे तैसे चीजें मैनेज करने में लगी रही, लेकिन उनके इस सफर में वर्डप्रेस ब्लॉग, फाइल मेकर पीडीएफ और उन 20 कूपन पिज्जास की भी खास जगह है। कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वो अपने टाइम में $1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज कंपनी बनी। आज ग्रुपऑन
लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में हेल्प करती है। ये दुनिया की अलग अलग 375 कंट्रीज में स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है। इस तरह MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का काम कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना है। इसलिए MVP सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती है। इसके जरिए स्टार्टअप जल्द ही अपना बिल्ड मेजर लर्न साइकिल शुरू कर सकता है। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे परफेक्शन मिलती है। मगर MVP के तरीके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन बनाने में काफी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि MVP आपको बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब अपने आप ही दे देती है। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी लीन स्टार्टअप की बुक समरी। आइए हमने जो कुछ भी सीखा उसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको याद रहें। लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। नंबर 1, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से शुरू करते हैं। एक स्टार्टअप में आप पहले से ही कुछ प्रोडक्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नई सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करती है वो उसका स्टार्टअप होता है, क्योंकि तब उसे उसके चलने या ना चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। इसलिए लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और हर साइज की कंपनी पर अप्लाई होता है। दूसरे नंबर पर आता है मैनेजमेंट। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है। उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्टार्टअप के बारे में बेहद अनसर्टेन है। नंबर 3, वैलिडेट लर्निंग, जिसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बिजनेस में ये जानने के लिए किए जाते हैं कि उन एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरह से है जैसे कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, और ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि बिजनेस लंबा टिके यही स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं है। चौथे नंबर पर है बिल्ड मेजर लर्न। किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं आइडिया से नई प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर का फीडबैक मेजर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज आगे चलने वाली है या नहीं। नंबर 5 है प्रोग्रेस। आपके स्टार्टअप को बिल्ड मेजर लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होनी चाहिए। फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए अपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है और काम करना है, ये स्टार्टअप को पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप हमारी हर हफ्ते 2 नई बुक समरीज को एंजॉय कर सके और कुछ नया हर हफ्ते सीख सके। और एक बात का ध्यान रखना कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।